ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे सबसे पहले आप सभी लोगों को डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सेशन में हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को डील कर रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आज का जो टॉपिक है रियल टाइम क्लॉक RTC है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं अभी 2 मिनट में 3 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले कि हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बताते हैं, जैसे इस चैप्टर्स में मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें डील किया, इनको एक बार रिकॉल करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसी को जब हम बता देंगे तो चैप्टर परफेक्टली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इंटरफेसिंग कैसे की जाती है, आपको आइडियाज़ लग जाएगा। तो आप माइक्रो कंट्रोलर से किसी भी डिवाइस का इंटरफेसिंग कर सकते हैं, अगर एक का आप एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसको जब आप देखेंगे तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ना केवल प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बल्कि मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स भी दिया गया है, जो बिल्कुल UPBT के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसको मैंने बहुत सरल और संक्षिप्त लैंग्वेज में लिखा है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको पढ़ने के बाद ही लेक्चर्स को देखें तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जो भी जानकारी अगर हमारे द्वारा आपको प्रदान की जा रही है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रही हो, तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंगूठा का थंब लगावें, ताकि कोई भी वीडियो जैसे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इसका कोई चार्जेज आपको नहीं देना होता है। ठीक है, तो रियल टाइम क्लॉक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके पहले के टॉपिक्स को हम एक बार रिकॉल करना चाहेंगे, जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हमने क्या क्या चीज़ें डील किया, उसके बाद मैं समराइज करूँगा। मैंने जितना भी बातें आपको बताई हैं, माइक्रो कंट्रोलर से लगाए सब कुछ, मैं एक वीडियोज़ में पूरा मैं समराइज करूँगा। उनके बारे में एक बार फिर हम प्रयास करेंगे कि एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए दिया जाए, ताकि सारे का रिवीजन आप एक ही वीडियोज़ में अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने जो इस चैप्टर्स में डील किया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, वो हमेशा केवल लो लेवल लैंग्वेज, 0-1 लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए हमने बताया था कि प्रोसेसर सबसे पहले फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को, जो मेमोरी में होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले अपने अंदर लेता है। उसके बाद डिकोडर के द्वारा उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, तभी प्रोसेसर उसको समझ पाता है कि वास्तव में इस इंस्ट्रक्शन का करना क्या है। ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल द्वारा जनरेट होता है, हमने सब कुछ बताया था आपको। तो जो आप असेंबली लैंग्वेज अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टास्क आपको एग्जीक्यूट कराना है, जैसे मान लीजिए आप ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे ही आप कमरे में इंटर हो बल्ब जल जाए, आप कमरे से बाहर जाएँ बल्ब बुझ जाए, इस प्रकार की प्रोग्रामिंग आप चाह रहे हैं, तो मान लीजिए इस तरह का ये टास्क है जिसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये प्रोग्रामिंग आप जब लिखेंगे, तो मान लीजिए आप इसको असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसको फीड कहाँ करेंगे? प्रोग्राम है तो मेमोरी में फीड करेंगे। अपने प्रोग्राम को मेमोरी में फीड किया। अब जो भी प्रोग्राम आपने असेंबली लैंग्वेज में उसमें डाला है, मशीन उस लैंग्वेज को तो समझ नहीं पाएगी। अब आपने असेंबली लैंग्वेज में उसको डाला है, तो अगर प्रोसेसर उसको रीड करेगा तो कुछ नहीं समझेगा। इसलिए असेंबलर करता क्या है कि उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद प्रोसेसर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, तो उस डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका कंपाइलर है। कंपाइलर करता क्या है? ये तो सब लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे आपका कोबोल है, पास्कल है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज आपने प्रोग्रामिंग लिखा है, तो उसको भी कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब भी मशीन आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगी। आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में मशीन नहीं समझ पाएगी। इसलिए कंपाइलर का यूज करते हैं, जो संपूर्ण हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही साथ सभी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। समझ गए ना? यह कंपाइलर एक ही साथ
जितने भी लैंग्वेज हैं सबको वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है, थोड़ा सा सर्किट बड़ा होता है लेकिन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत कम समय में ये कार्य कर पाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका इंटरप्रीटर है, वो भी एक ट्रांसलेटर का ही काम करता है। वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जानने वाली बात है कि इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो एक ही साथ नहीं करता। ठीक है, इसलिए आज के समय में कंपाइलर का यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक ही साथ जो है सब एक ही साथ जितने भी हाई लेवल के लैंग्वेज जिसमें आपने प्रोग्रामिंग किया है किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार आपने समझा, क्या समझा, आपने समझा कि किस प्रकार से ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो ट्रांसलेटर हैं वो आपके सर्किट में वर्क करते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए एक टॉपिक और दिया गया था जिसको हम लिंकर या लोडर कहते हैं। लिंकर और लोडर क्या काम करता है, सबसे पहले सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इस ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर और चीज़ें लिंक करा करके उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कुक है, खाना बना दिया, तो अब उसको क्या करना है, वो बना दिया, तैयार हो गया, अब आप उसको यूज करेंगे। तो सेम उसी तरह से ये जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, आपका पहले सोर्स कोड होता है, कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, लिंकर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब वो चीज़ें अब मेमोरी में यूज होने लायक हो जाती हैं, मेमोरी में लोड करने लायक हो जाती हैं, तो लोडर उनको क्या करता है, मेमोरी में ले जा कर के क्या कर देता है, लोड कर देता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट चीज़ें लोड नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे भी आपने जो भी आपने सोर्स कोड दिया है उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर के उसको मेमोरी में सेव किया जाता है। इस प्रकार लिंकर और लोडर इसको इस प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्टेपर मोटर के बारे में बताया था। स्टेपर मोटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये भी आपका पिक माइक्रो कंट्रोलर के इंटरफेसिंग से बनाया जाता है। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज़ है, पिक माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का छोटा सा वो माइक्रो कंट्रोलर है जो बहुत सारे जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर से सस्ता भी होता है, उससे बहुत फास्टेस्ट वर्क भी करता है। उसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेज हैं, उनके बारे में हम बताया था। तो ये बताइए, अगर आपको स्टेपर मोटर को ऑन करना है, आप जानते हैं स्टेपर मोटर स्टेप बाय स्टेप रोटेट करता है, ऐसे 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 ऐसे, ये प्रिंटर में यूज़ होता है, आप जानते हैं। तो जो इसके पोल्स होते हैं, इसके पोल्स को बारी बारी से एक्साइट किया जाता है, एक बार एन फिर एस फिर एन फिर एस फिर एन फिर एस। तो बीच में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ रोटर होता है, वो जैसे जैसे आपका मान लीजिए उस पर एन है, ऊपर स्टेटर पे एस बना हुआ है, तो एन एस से अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर नीचे वाला पोल है वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे मैंने कल आपको अच्छे तरीके से बताया था कि यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, मान लीजिए यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। जब आप इसको एनर्जाइज करेंगे तो मान लीजिए यस बन गया तो इसको खींच लिया, तो ये चीज़ अब एन यहाँ आ गई, यस याद हो, फिर इसको आपने सप्लाई दिया तो फिर इधर खींच लिया, फिर इसको सप्लाई दिया, ऐसे करके बारी बारी से इनको क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप इसको एनर्जाइज करना है। जैसे जैसे इसको एनर्जाइज करेंगे रोटर उसी तरह से क्या होने लगेगा, और रोटेट होने लगेगा। ठीक है, 8051 से भी इंटरफेसिंग हो सकती है, इसके पिक माइक्रो कंट्रोलर से भी इंटरफेसिंग हो सकती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में बताया था, जो कि अत्यंत इम्पोर्टेंट था। इसके विषय में केवल इंट्रोडक्शन ही था, मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया था। अभी कल के ही लेक्चर में मैंने इसका एप्लीकेशंस बताया, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशंस हैं, आपके हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में, फिर आपका एरोनॉटिक्स में, फिर रोबोटिक्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड हैं जहाँ पे पिक माइक्रो कंट्रोलर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था असेंबली डायरेक्टिव्स क्या हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। एक प्रकार का ऐसा कोड होता है असेंबली डायरेक्टिव्स
जो असेंबलर के ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। असेंबलर को कुछ ऐसी जानकारियाँ देता है। असेंबलर का जो काम है उसके अलावा कुछ अन्य काम भी उसको प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो असेंबली डायरेक्टिव्स होता है वो असेंबलर को क्या करता है, आप असेंबलर के ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो डायरेक्टर्स assembly directives is nothing simply a special code which is used for to provide the instruction to assembler। ठीक है। अब उसकी टॉपिक है हमारी आरटीसी, जो बहुत ही छोटी सी टॉपिक है। इसको हम बहुत 1 ही 2 मिनट में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आरटीसी का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। तो ये ऐसी एक, समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एम्बेडेड सिस्टम में टाइम को अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। टाइम या डेट को अपडेट करने के लिए या टाइम या डेट को डिज़ाइन करने के लिए इसको उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एम्बेडेड सिस्टम में टाइम या डेट को अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एम्बेडेड सिस्टम में रियल टाइम क्लॉक को अपडेट करने के लिए क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ये आपका टाइम, डेट, अलार्म, सारी चीज़ों को सिस्टम में क्या करता है, व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना। जैसे आप मोबाइल में आप अलार्म लगाते हैं या मोबाइल से आप टाइम देख लेते हैं, तो आखिर उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की गई है, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है, तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो उस तरह की प्रोग्रामिंग इसकी होती है, इंटरफेसिंग होती है आरटीसी की माइक्रो कंट्रोलर से, तभी वो वर्क करता है। जैसे मोबाइल में आप जो भी अलार्म लगाते हैं उसी अलार्म में बज जाता है, तो कीपैड से इंटरफेसिंग हुई है, तभी ना जो आप अलार्म लगाते हैं उसी टाइम पे जाके बजता है। अगर इंटरफेसिंग नहीं होती कीबोर्ड से तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हमेशा बजता, वो आपके अनुसार नहीं बजता। ठीक है, इसलिए आरटीसी की भी 8051 के साथ क्या होता है, इंटरफेसिंग होता है। तो उसको अगर मान लीजिए इसको इंटरफेसिंग करना है और सिंगल लाइन डायग्राम में ही आपको इसको रिप्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है, तो देखिए कैसे अब दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका कीपैड है जिससे आप टाइम जो है सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 हो गया, ये मान लीजिए हैशटैग हो गया, ये मान लीजिए स्टार हो गया। ठीक है, इस तरह से कीपैड आपने लगा दिया। और यहाँ पे आपने क्या लगाया, मान लीजिए यहाँ पे आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर लगाया। एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या लगाया, घंटी लगाया या बजर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक प्रकार का क्या लगा दिया, बजर लगा दिया। ठीक है, या बेल लगा दिया। तो आप क्या करेंगे, इसके द्वारा आप रियल टाइम क्लॉक, इसके द्वारा आप क्या करेंगे, जो इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है रियल टाइम क्लॉक का, उसके इसमें के द्वारा इंटरफेसिंग करेंगे, आप टाइम सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको घंटी को या बजर को क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आप इसको सेट करेंगे, यानी कि जिस अलार्म पे सेट करेंगे उसी अलार्म पे बजर को क्या करेगा, बजा देगा। तो इस प्रकार के अलार्म सिस्टम हो, टाइम सिस्टम हो या डेट का सिस्टम हो या एम्बेडेड सिस्टम में, इसको जनरेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए रियल टाइम क्लॉक को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम से भी यहाँ पे रियल टाइम क्लॉक को आप
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं थी, सिंपल सी टॉपिक थी जिसका नाम था आरटीसी, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलईडी से 8051 माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेसिंग होती है, कैसे एलईडी बर्न होती है तो डिजिट रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे 1 डिजिट है तो कौन कौन सी एलईडी बल्ब जलेगी, वो 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी एलईडी कैसे जलेगी, 3 डिजिट को, 4 डिजिट को, 5 डिजिट को, 6, 7, 8 सारे, मतलब जो आप डिस्प्ले पे डिजिटल देखते हैं, डिजिटल आप जो भी देखते हैं इमेज डिस्प्ले पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, तो ये कैसे जो है रिप्रेजेंट होते हैं उनको अच्छे तरीके से बताएंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग कराएंगे। और उतना ही नहीं, मैं आपको डिजिट ड्राइव पैटर्न भी बताऊंगा जो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। जब आप एक का इंटरफेसिंग समझ जाएंगे तो उससे आप स्टेपर मोटर को कंट्रोल करके स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग कर लेंगे। आप जो है डिफरेंट टाइप की पैड कनेक्ट करके उससे इंटरफेसिंग कर लेंगे। जो भी आपकी जिससे भी इंटरफेसिंग करानी होगी, जब आप एक चीज़ समझ लेंगे तो उसी से कनेक्ट करके उसकी इंटरफेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिलेबस में जितना है मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद 1 या 2 टॉपिक और बचेगा जो नेक्स्ट वीडियोज़ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं स्काडा इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।